जय माता दी स्टूडेंट्स। बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स के बाद अब हमारा तीसरा सब्जेक्ट है जो कि है टैक्सेशन। इस बार हम टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, 2 अकाउंट तो है ही, स्टैटिस्टिक्स है और टैक्सेशन के। टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है वो हमें वर्ड के ऊपर से पता चल रहा है, टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है उससे रिलेटेड पूरा डिटेल स्टडी हमें इस सब्जेक्ट के अंदर करना है। और पहला जो चैप्टर है हम जो है वो पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन, जिसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स है और बाकी जो पार्ट है वो हम समझने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं पेपर स्टाइल ऑफ टैक्सेशन। प्रपोज्ड लिखा है हमने क्योंकि जरूरी नहीं है जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन सेट दिखाया है यहाँ पे टैक्सेशन में वैसे ही पूछे जाए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट वो करते हैं, मगर चैप्टर्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं वहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो पेपर स्टाइल वही है, 18 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं और 17 मार्क्स के 2 मिला के 70 मार्क्स होते हैं। इन टाइमिंग अगेन 2.5 आवर्स रेगुलर जो होता है वही रहता है। अगर आपके पास बुक है तो स्टार्टिंग में इंडेक्स दी गई है, उसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 4 यूनिट में उसको बांटा गया है टोटल। जिसमें पहले क्वेश्चन नंबर 1A की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर होती है थियरी फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और उसके साथ सेकेंड जो क्वेश्चन है वो भी होती है थियरी फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, टैक्स कलेक्शन कैसे किया जाता है, टैक्स सही पे किया है नहीं पे किया है, उसके ऊपर कोई अगर कार्यवाही करनी है तो कैसे की जाती है, तो वो पूरी बातें जो है वो चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमें दी गई है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, थियरी जो यहाँ पे है वो थियरी रेगुलर जैसे आप थियरी के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वैसी नहीं है, टेक्निकल टर्म्स रहती है तो प्रॉपर अप टू डेट जैसे उसमें दिया जाए वैसे ही लिखना पड़ता है और मीनिंग भी बहुत ही प्यारे होते हैं तो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है रेगुलर, मगर काम थोड़ा सा करना पड़ेगा साथ साथ में, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। बाकी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है ये। इस बार हम टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो फायदा होने ही वाला है मार्क्स के अंदर। और के अंदर भी यही 2 पूरे क्वेश्चन रहते हैं कि क्वेश्चन 1A में जो है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन में से थियरी एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें अगेन इनकम टैक्स अथॉरिटीज में से। मगर जरूरी नहीं है कि दोनों साइड इनकम टैक्स अथॉरिटीज में से थियरी पूछी जाए, कभी कभी कोई एक पार्ट के अंदर वो एक्सक्लूड भी कर देते हैं चैप्टर नंबर 7 को, क्योंकि चैप्टर नंबर 1-2 के अंदर डेफिनेशंस और थियरी थोड़ी ज्यादा दी गई है। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉर्मेट इंडिविजुअली अंदर अंदर वो चेंज कर सकते हैं, मगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन 1 रहता है जो कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 7 में से है। और बी जो है वो जनरली एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 4 में से कोई 6 में से कोई भी 4 लिखने हैं और मार्क्स होंगे एग्जैक्टली 4। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं पहला क्वेश्चन है वो होता है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 7 में से। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम पहला जो पार्ट है वो आता है एक सम ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। कभी कभी वो थियरी भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेपर सेटर। तो चैप्टर 3 है, 7 मार्क्स का एक सम हो सकता है। सेकेंड पार्ट के अंदर अब जो हम कहते हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 8 इंक्लूडेड है, यानी थियरी ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड एग्जेम्प्टेड इनकम। इसमें से चैप्टर नंबर 4, 8 में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस है, शॉर्ट नोट्स दी गई है सेकेंड पार्ट के अंदर, तो उसमें से पार्ट रहता है। सिमिलरली और के अंदर भी यही फॉर्मेट है डिपेंडिंग ऑन द पेपर सेटर, जैसे हम कह चुके हैं कि या तो वो सम ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर नंबर 3 में से रखेंगे या तो थियरी भी रख सकते हैं 7 मार्क्स में। इन सेकेंड में अगेन वही पूरा पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 और 8 में से वो एक 7 मार्क्स की छोटी सी थियरी शॉर्ट नोट कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो बी जो है अगेन हमारा रहता है वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, एमसीक्यू पूछे जाते हैं एनी 4 आउट ऑफ 6 यानी 4 मार्क्स में। डिपेंड करता है, 4-4 मार्क्स में जनरली होते हैं यहाँ पे 1 एंड 2 में क्वेश्चन में, मगर अगर वो चाहे तो यहाँ पे चेंज करके 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, मगर अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, 18 मार्क्स का होता है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में अगर हम बात करते हैं तो 2 ही चैप्टर बचे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 5 है सैलरी। उसमें से एक 14 मार्क्स का एक बड़ा सम आता है यहाँ पे। सैलरी जो है इनकम जो आप अर्न करते हो उसमें हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, अलग अलग तरह से इनकम अर्न की जाती है, जिसमें सैलरी एक हमारा हेड ऑफ इनकम है। हमारे डेफिनेशंस वाले चैप्टर के अंदर
हम बाकी के सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, इनकम की डेफिनेशन, सैलरी इनकम क्या होता है, उसके बाद बाकी के जो पार्ट है डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इन शॉर्ट यहाँ पे आप समझ सकते हो सैलरी का एक बड़ा सम आने वाला है, पूरा क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 में से इंक्लूडेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा ये। और में जो है उसमें क्वेश्चन 3 में ए जो रहता है उसका पहला पार्ट है, एक छोटा सा सम आता है सैलरी का, 7 मार्क्स का सम, और उसके साथ दूसरा जो है वो हो सकता है सम या थियरी फ्रॉम सैलरी। सैलरी चैप्टर में से ही, सैलरी इनकम में से ही थियरी या सम रख देते हैं। इन शॉर्ट 14 के ऑप्शन में 7 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन रहता है। और बी में तो नेचुरली वी नो दैट एमसीक्यू रहता है, वी शुड राइट एनी 3 आउट ऑफ 5, यानी यहाँ पे 3 मार्क्स का ये पार्ट रहता है। इन शॉर्ट 17 मार्क्स का यूनिट रहेगा सैलरी वाला, यूनिट नंबर 3। एंड अब जो बाकी बचा आखिरी चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6, वो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। उसमें भी 14 मार्क्स का एक बड़ा सा क्वेश्चन आने वाला है, सम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और उसके ऑप्शन में भी एज यूजुअल इसी के जैसे ही पार्ट है, 4A में 2 हिस्से होंगे। पहला एक छोटा सा सम होता है, सम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 7 मार्क्स के अंदर। उसी तरह से दूसरे पार्ट में या तो थियरी होती है हाउस प्रॉपर्टी की या तो सम होता है, तो 7 मार्क्स के अंदर वो भी हिस्सा रहता है। और क्वेश्चन नंबर 4 का बी का है तो अगेन वी हैव एमसीक्यू, 3 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं, वी शुड राइट 3 आउट ऑफ 5। तो ओवरऑल ये 4 यूनिट हुए हमारे। पहले यूनिट में चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 7 है, दूसरे यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 8 है, तीसरे एंड चौथे यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पेपर स्टाइल का प्रपोज्ड फॉर्मेट हुआ। ऐसा 100% हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और वैसे हम पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार करते हैं, पूरा सिलेबस, तो चाहे कैसे भी पूछना हो हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन चैप्टर नंबर 1 से। तो अब हम हमारे सब्जेक्ट यानी टैक्सेशन की बेसिक टर्म यानी कि टाइटल जो है टैक्सेशन का मीनिंग क्या होता है उसे हम समझेंगे। सो टैक्सेशन इज अ सिस्टम यूज्ड बाय द गवर्नमेंट to obtain money or revenue from people and organization। टैक्सेशन क्या है? तो एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट हमारे पास से मनी कलेक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशंस के पास से मनी कलेक्ट करती है एज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। सो टैक्स के फॉर्म के अंदर वो लोग हमारे पास से पैसे कलेक्ट करते हैं। क्यों? तो वो भी हमें यहाँ पे समझने का मौका मिलेगा। द रेवेन्यू कलेक्टेड इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट to support itself and to provide public services। यानी हमें जो भी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी रोड्स बनते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, जो भी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज देती है फ्री में, वो सभी के लिए भी पैसे तो चाहिए गवर्नमेंट को। तो वो जो पैसे हैं वो हम टैक्स पे करें तो उसमें से उनको मिलते हैं, और गवर्नमेंट खुद को रन करने के लिए भी उसी पैसों का इस्तेमाल करती है। तो ये मेन हुआ मीनिंग ऑफ टैक्सेशन। बुक के अंदर वैसे मीनिंग नहीं दिया टैक्सेशन का, अगर सब्जेक्ट नया हो तब हमें खास उसका मीनिंग समझना चाहिए। अब ज्यादा नहीं मगर उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देखेंगे कि इनकम टैक्स की शुरुआत कब हुई इंडिया के अंदर। तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। दैट इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया in 1860 by Sir James Wilson in order to meet the heavy losses suffered by the British government on account of freedom movement of 1857। वैसे आप सभी ये पढ़ी चुके हो हिस्ट्री के अंदर, આપણા ઇતિહાસની અંદરની વાત છે 1857 1857 ના વિપ્લવ जो उस टाइम पे फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, उससे रिलेटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ था। तो वो लॉस को ओवरकम करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स अप्लाई किया था 1860 के अंदर। एंड सर जेम्स विल्सन थे जिन्होंने ये टैक्स को इंट्रोड्यूस इंडिया के अंदर किया था। उसके बाद तो है हमारे टैक्स के जो फेजेस है, पीरियड्स है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पीरियड तो शुरुआत हुई सर जेम्स विल्सन के टाइम से, यानी फर्स्ट पीरियड वाज 1860 टू 1885, सेकंड वाज 1886 टू 1914 एंड थर्ड
जो कि अभी तक चल रहा है 1914 टू द डेट, यानी अब तक जो चल रहा है वो। तो 3 पीरियड्स के बारे में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो दिए गए हैं वो। उसके अलावा अभी के इनकम टैक्स की एक्ट की बात करें तो ये जो इनकम टैक्स है उससे रिलेटेड हम कह सकते हैं दैट द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1961 which came into force from 1st April 1962। तो कोई भी ईयर जो होता है टैक्स ईयर या असेसमेंट ईयर, वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च में। ठीक है, ये भी हम डिटेल में याद करेंगे, फिर से ऑब्जर्व करेंगे हम ये पार्ट को अभी थोड़े टाइम के बाद। तो ये बात हुई प्रेजेंट एक्ट की। उसके बाद अगर हम बात करें तो एवरेज रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर हायर इन सम कंट्रीज आर, कुछ कंट्रीज में इनकम टैक्स रेट बहुत हाई है, तो वो कंट्रीज के से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं हम उनकी हिस्ट्री। तो बेल्जियम है, उसमें 40.7%, जर्मनी में 39.7%, डेनमार्क के अंदर 36.2% इनकम टैक्स रेट है। यानी अगर बेल्जियम की बात करें तो अगर आप 100 रुपए कमाते हो, 100 रुपीज अर्न करते हैं, तो 40.7 रुपीज गवर्नमेंट जो है बेल्जियम की वो एज अ टैक्स कलेक्ट कर लेती है, एंड बाकी के जो पैसे रहे 59.3 रुपीज वो आपके पास बचते हैं। यानी 40% से ज्यादा वो लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बदले में वो करते क्या है, तो फ्री एजुकेशन होता है, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन टोटली फ्री। जो भी हेल्थ सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स के अंदर सर्विसेज, वो भी ऑलमोस्ट फ्री होती है। तो उस वजह से वो हायर टैक्स रेट करते हैं। मगर ये कंट्रीज छोटी छोटी है कंपेयरिंग टू इंडिया, तो इस वजह से वहां पे हायर टैक्स रेट को इम्प्लीमेंट करना भी पॉसिबल होता है एंड ईजी होता है। मगर कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जिनका इनकम टैक्स रेट बहुत कम है या लो है। तो वैसी कंट्री के बारे में बात करें तो हंगेरी, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक एंड सिंगापुर हैव द लोएस्ट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो उनके इनकम टैक्स रेट है वो 15%, 18%, 22%, 22% रिस्पेक्टिवली है। तो ये कुछ हिस्ट्री के बारे में बात हुई। जो मीनिंग हम समझ रहे हैं, जो बुक हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं टैक्सेशन, उसका मीनिंग आया, कब से टैक्स शुरू हुआ, हायर टैक्स कहाँ पे है, लो टैक्स कहाँ पे है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है, क्योंकि कभी कभी क्या है ऑब्जेक्टिव के अंदर एमसीक्यू में अगर पूछ ले तो ये छोटी छोटी चीजें भी परेशान कर सकती है। तो अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो इंडिया के अंदर टैक्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड अब हम देख रहे हैं। सो टैक्स जो कलेक्ट किए जाते हैं उससे रिलेटेड अगर बात करें तो द टैक्सेस लेविड बाय गवर्नमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। मेनली 2 तरह से हम कह सकते हैं कि टैक्सेस को डिवाइड किया जा सकता है कैटेगरीज के अंदर, जिसमें पहला जो है वो कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेस एंड दूसरा है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाम के ऊपर से है डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। मीनिंग क्या होगा तो हम पहले उसे समझ लेते हैं। तो अब जो पहला पार्ट है वो है हमारा डायरेक्ट टैक्सेस, उसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। तो a tax which is borne and paid directly by the person on whom it is imposed is called as direct tax। B-O-R-N-E, born यानी it is a past form of bear, यानी बेयर करना यानी सहन करूं गुजराती में कहे तो। यानी जिस पर्सन के ऊपर वो टैक्स लगता है वही उसे सहता है और पे करता है टैक्स, ऐसे हम कह सकते हैं। बॉर्न एंड पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन, यानी मैं अमाउंट जो है, मैं सैलरी अर्न कर रहा हूँ, तो मैं सैलरी अर्न करता हूँ तो मुझे पे वो टैक्स लगेगा, मैं उसे सहूंगा और मैं इनकम टैक्स जो है वो पे करूंगा गवर्नमेंट को, यानी उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स जैसे मैं कह ही चुका हूँ कि इस टैक्स के बारे में अगर हम कहें तो इट इज डायरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी intermediary and it comes from his own pocket। नेचुरली मीनिंग में ही मैंने वैसे कह ही दिया है कि टैक्स पेयर जो है खुद टैक्स पे करता है, उसमें बीच में कोई माध्यम नहीं होता। मेरे इनकम के लिए इनकम टैक्स है जो मैं खुद ही फाइल करता हूँ। सपोज मैं कोई सीए है, सीए को हायर करते हैं या कोई टैक्स फिल करते हैं, तो वो अलग बात है कि वो हमारे लिए ऑनलाइन टैक्स फिलअप कर देते हैं, मगर वो हमारा इनकम टैक्स पे नहीं करते। इनकम टैक्स तो पे कौन करेगा,
मेरा जो अगर इनकम है, मेरी इनकम के ऊपर मेरा इनकम टैक्स है वो मैं ही पे करने वाला हूँ मेरे बैंक अकाउंट से। सो इन शॉर्ट मेरे ही पॉकेट में से जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी हम अगर दूसरे वर्ड्स में इसी मीनिंग को कहना चाहे शॉर्ट में, तो दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस whose burden cannot be shifted to others and the person who pays the tax to government has to bear it। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जिसके ऊपर बर्डन होता है वही टैक्स पे करता है, बर्डन को शिफ्ट हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। अगर एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल के अंदर बेस्ट एग्जांपल जो हम कहते रहते हैं इनकम टैक्स है, वैसे ही वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस है जो जिस पर्सन का हो, वेल्थ है सपोज प्रॉपर्टी, तो उससे रिलेटेड टैक्स है, मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं ही टैक्स पे करूंगा। वैसा ही प्रोविजन गिफ्ट टैक्स का भी आएगा, जब बाद में वो आएगा तब भी मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो इनकम टैक्स बेस्ट एग्जांपल है, आपको ये तो समझ में आता ही है कि इनकम जिस पर्सन की हो वो खुद ही टैक्स पे करता है, तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, कभी कभी डिफरेंस में पूछा जाता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स भी पूछे जाते हैं। वो पूरा डिटेल में हमें स्टडी करना है हमारे इस लेक्चर के अंदर। अब अगर हम बात करें सेकंड पार्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो पहला जो पार्ट है उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आप समझ पाओगे। ऊपर मैं पे करता हूँ, मेरा टैक्स है, मेरी इनकम है, मैं खुद टैक्स पे करूंगा। इनडायरेक्ट है तो उसके अंदर मैं डायरेक्टली पे नहीं करूंगा, यानी क्या, तो पहले मीनिंग समझते हैं। तो a tax is passed on by the taxpayer to some other person, it is an indirect tax। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि इनकम मेरी है और मैं बोल दूं मेरे पड़ोसी को कि यार भाई आप मेरा टैक्स पे कर दो, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो टैक्स पेयर पास ऑन कर सकता है, वैसे कुछ टैक्सेस होते हैं। पहले मीनिंग समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल भी मैं देता हूं आपको आगे। यानी अगर हम कहें इट इज नॉट पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन on whom it is levied, but it is paid indirectly through the medium of other persons। यानी जो अगर हम बात करें तो अभी जो जीएसटी आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो जो एग्जांपल है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल हम कह सकते हैं। उसका टैक्स हमारे बिल के अंदर इंक्लूडेड ही होता है, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमने टैक्स पे किया है। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो एग्जांपल हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। अब अगर इसी मीनिंग को दूसरे वर्ड्स में कहना है, जैसे ऊपर हमने डायरेक्ट टैक्स में कहा था, तो कह सकते हैं दैट indirect taxes are those taxes whose burden can be shifted to others so that those who pays this tax to government do not bear the whole burden but pass it on wholly or partly to the others। बर्डन जो है मेरे ऊपर अप्लाई होता है, मगर पूरा टैक्स मैं नहीं पे कर सकता, मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। वो जो है स्टेप वाइज, टर्म वाइज, पर्सन वाइज वो जो है टैक्स जो है वो डिवाइड हो जाता है, यानी ज्यादा बेयर भी नहीं करना पड़ता पर्सन को। तो ये जो हुआ वो हुआ हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट। अब उसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो पहला जो मैंने कहा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये जो टैक्सेस है वो माने जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन शॉर्ट अगर कहना चाहे तो टैक्सेस जो है वो दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अब जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे ये सेमेस्टर नंबर नेक्स्ट के अंदर पूरा आता ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, डिटेल में पढ़ेंगे हम, मगर फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसके अंदर क्या क्या टैक्सेस होते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया भी आए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता क्या है। तो जीएसटी is a tax on supply of goods or services or both except on supply of the alcoholic items for human consumption। ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जो अल्कोहलिक आइटम्स होती है उनके अलावा जो भी सप्लायर है, गुड्स जो भी बनाते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं, वो हर एक स्टेज के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये स्टेज वाइज एक टैक्स कहा जाता है जिसे हम डिटेल में समझने वाले हैं बाकी के सेमेस्टर्स के अंदर। It is implemented from 1st जुलाई 2017। इंडिया के अंदर 1st जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है।
इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सभी पूरे इंडिया के ऊपर ये टैक्स जीएसटी का जो है वो अप्लाई होता है। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड द फॉलोइंग टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले जो है अलग अलग टैक्सेस होते थे, उन सभी टैक्सेस को रिप्लेस करके अब ये एक कॉमन टैक्स बन गया है। वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इस जीएसटी की वजह से इंप्लीमेंट हुआ है। तो कौन से टैक्सेस पहले अवेलेबल थे, आपने नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा, तो वो थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि कौन से टैक्सेस जो है वो रिप्लेस हुए हैं बाय जीएसटी। तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ टैक्सेस यहाँ पे इंप्लीमेंट हुए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस रिप्लेस हुए हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले तो एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी, उसकी जगह पे जीएसटी आ चुका है। वैसे ही स्टेट वीएटी वेट बोला जाता है, जिसे पहले बोला जाता था वैल्यू एडेड टैक्स। तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो एक्सटेंशन है वैल्यू एडेड टैक्स का। वो भी पर्सन वाइज जो भी टैक्स होता था वो इनडायरेक्ट टैक्स में ही कैलकुलेट किया जाता था, और उसकी जगह पे अब गवर्नमेंट ने जीएसटी को ही अप्लाई कर दिया है। सेकंड में अगर हम कहते हैं तो ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, तो ये कुछ एक्साइज ड्यूटी होती थी, तो वो एक्साइज ड्यूटी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया बाय जीएसटी। सिमिलरली सेंट्रल सेल्स टैक्स, पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, उसे भी रिप्लेस कर दिया गया जीएसटी से। तो वैसे आपके लिए तो ये अब नाम ही रहेंगे क्योंकि अब ये अप्लाई होते नहीं है। तो जस्ट फॉर योर नॉर्मल इंफॉर्मेशन, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज डिपेंड्स ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उनसे रिलेटेड जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको भी रिप्लेस कर दिया है। देन लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के, वो भी रिप्लेस हो चुके हैं। उसके अलावा एडिशनल ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, तो उन प्रोडक्ट्स की जो ड्यूटीज है वो भी हटाकर ओनली जीएसटी कर दिया गया है। उस तरह से स्टेट गवर्नमेंट में एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, परचेज टैक्स होता था, उसे रिप्लेस कर दिया गया है बाय जीएसटी। सिमिलरली सर्विस टैक्स एंड जीएसटी अगर कहते हैं वो रिप्लेस करता है स्टेट में टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट होता था, वो भी रिप्लेस कर दिया गया है। एंड सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस अलग अलग होते थे पहले, जो सभी रिप्लेस कर दिए गए हैं बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिमिलरली स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस व्हिच आर रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हो, इसलिए हम ये पार्ट समझ रहे हैं। अब जो है हमें आगे जो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स को देखा है उससे रिलेटेड हम एक छोटा सा उसका डिफरेंस है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वो डिफरेंस को समझेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकते हैं, कभी कभी 1-2 मार्क्स के अंदर या शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, और वो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझने के लिए डिफरेंस को देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है उसके अंदर कहा जाता है कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, यानी जिस पर्सन के ऊपर जिसकी इनकम है उसी के ऊपर वो टैक्स अप्लाई होता है, इसलिए उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट मीनिंग के ऊपर से इंक्लूड किया है हमने यहाँ पे। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में तो आपको पता चल ही जाएगा कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू पर्संस, यानी अगर हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस के बारे में, तो अगर एक प्रोड्यूसर है, अगर गुड्स प्रोड्यूस करता है और अगर वो सप्लायर को वो चीज बेचता है, तो टैक्स जो है वो पास ऑन होता है सप्लायर के ऊपर। सिमिलरली सप्लायर जो है वो अगर होलसेलर को वो बनी हुई चीज बेचता है तो वो टैक्स अगेन पास होता है नेक्स्ट पेयर के ऊपर। इन शॉर्ट खाली एक पर्सन जो है वो टैक्स पे नहीं करता, इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन है वो शिफ्ट होता है दूसरे पर्सन के ऊपर। तो सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एसएससी himself bears such taxes, thus it pinches the taxpayer। एसएससी यानी जो टैक्स पे करता है उसे टैक्सेशन के अंदर हम एसएससी कहते हैं, ठीक है। तो एसएससी को खुद ही टैक्स बेयर करना पड़ता है 100%, तो कभी उसको पिंच करता है या उसे लगता है कि मैं ही टैक्स पे कर रहा हूँ, परेशानी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी who passes such burden to another person, thus it does not pinches the taxpayer। यानी यहाँ पे
जो दोनों पर्सन है वही टैक्स पे करते हैं। जैसे कि मैंने कहा गुड्स जो बना रहा है वो भी थोड़ा सा टैक्स पे करेगा, जब वो सप्लायर को बेचेगा तो उसका टैक्स बर्डन है वो शिफ्ट होगा सप्लायर के ऊपर, सप्लायर होलसेलर को बेचेगा तो उसके ऊपर सप्लाई होगा टैक्स थोड़ा सा। इन शॉर्ट बर्डन जो है वो शिफ्ट होता है दूसरे पर्सन के ऊपर, इस वजह से जो है वो टैक्स पेयर है, पूरा टैक्स ना पे करना पड़े इसलिए उसे परेशानी होती नहीं है। दूसरा पॉइंट हुआ ये। तीसरे पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन द इनकम। डायरेक्ट जो है इनकम के ऊपर सीधी अप्लाई होती है, इसीलिए हम एग्जांपल में लेते हैं इनकम टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कहां पे अप्लाई होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, जो एग्जांपल हम आगे बता भी चुके हैं, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर ये इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई होते हैं। चौथा पॉइंट, अगर आखिरी पॉइंट हम बात करें यहाँ पे तो उसके अंदर हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज हायर टैक्स आर लेविड ऑन द पर्सन अर्निंग हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। यानी इनकम टैक्स जो है या डायरेक्ट टैक्सेस वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, यानी कम अर्निंग करने वाले को वो टैक्स कम पे करना है, हायर अर्निंग करने वाले को वो टैक्स जो है वो हायर पे करना है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव इन नेचर है, कम अर्निंग करने वाला कम टैक्स पे करेगा, ज्यादा अर्निंग करने वाला जो है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, इसलिए इसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव नेचर वाला टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज नोन एज प्रोग्रेसिव नेचर टैक्स। और नेचुरली इनडायरेक्ट टैक्स आर regressive in nature, that is all person will bear equal rate of tax on good irrespective of their ability। अब आप ज्यादा अर्निंग कर रहे हो या कम अर्निंग, इनडायरेक्ट टैक्स को कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, सभी के लिए वो टैक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इसे कहा जाता है रिग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है प्रोग्रेसिव। थियरी का सेशन है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है एक साथ इतनी थियरी पढ़ना, इसलिए जो आगे हमें इसी पार्ट से कनेक्टेड दो और डिफरेंसेस देखने हैं, आई मीन दो और पार्ट देखने हैं, यानी कि हमें देखना है मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो जो है वो हमारे सेकेंड लेक्चर के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक का जो काम हमने समझा है वो पूरा का पूरा आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करके नोट डाउन करना है और गूगल क्लासरूम के अंदर आपको वो जो है एज अ होमवर्क उसे सबमिट कराना होगा। टाइम लिमिट वहां पे पूरी दी जाती है, उस टाइम के हिसाब से आप ये वर्क अपना सबमिट करोगे। तो पहला लेक्चर है हमारा ये टैक्सेशन का, यहाँ तक आज रखने वाले हैं। प्रॉपरली काम करिए, रीडिंग भी करना है, पूछा भी जाता है ये हिस्सा, तो साथ साथ में तैयार भी करते रहिएगा। लेक्चर्स कुछ कंप्लीट होंगे फिर हम थियरी का टेस्ट भी ले लेंगे संडे को, ताकि आपका आगे का पार्ट भी एग्जैक्टली रेडी हो जाए। तो आज पहले लेक्चर के अंदर हम यहाँ तक रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू।